हर वो जगह होती है खास जब हम जानते हैं उससे जुड़ा हुआ इतिहास। और आज मैं जिस जगह आ गया हूं, यह जगह तो है और भी बेहद खास, क्योंकि इस जगह से जुड़ा हुआ है मानव का विकास। हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। और जिस विशेष स्थान पर आज मैं आ गया हूं घूमते घूमते, यह है भारत के दिल मध्य प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्थान भीमबेटका, जहां की जो गुफाएं हैं और उसकी दीवारों पर बने हुए जो भित्ति चित्र हैं वह विश्व विख्यात है। दूर दूर से लोग आते हैं उन्हें देखने के लिए। तो क्या क्या है यहाँ खास भीमबेटका की गुफाओं में, आपको यह भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊंगा आपको मेरी यहाँ तक पहुंचने की जर्नी। जी हाँ, मैं आ गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और वहां से शुरू हुआ था भीमबेटका का ये सफर, जिसकी दूरी है टोटल 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर के इस सफर की शुरुआत भोपाल से कैसे हुई थी, जरा ये देखिए पहले, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं भीमबेटका की गुफाओं में। मानव विकास से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका के लिए मैंने अपना सफर शुरू किया है वहां से 45 किलोमीटर दूर स्थित सिटी ऑफ लेक्स भोपाल से सोनू भाई के इस ऑटो रिक्शा में बैठकर। भोपाल की फेमस अपर लेक यानी बड़ा तालाब के खूबसूरत व्यूज को देखते देखते क्रॉस कर रहे हैं भोपाल की बेस्ट रोड, जिसे कहते हैं वीआईपी रोड। और अब भोपाल के वेरियस प्लेसेस को देखते हुए पहुंच गए हैं भोपाल की बाहरी सीमा पर। और मंडी द्वीप को क्रॉस करते हुए सोनू भाई का ऑटो बढ़ता जा रहा है होशंगाबाद रोड पर, और मंजिल अभी भी है थोड़ी दूर। रास्ते में आता है ये एक टोल नाका, लेकिन हम हैं ऑटो में सवार तो नहीं देना पड़ा टोल, यानी नहीं हुआ कोई घाटा। यही होशंगाबाद रोड आगे बैतूल और नागपुर भी ले जाती है। चलते चलते लेफ्ट साइड में आ गया है ये गुरुद्वारा, जिसे क्रॉस करके हमें थोड़ा और आगे जाना है। और अब यहाँ से लेना होगा राइट टर्न भीमबेटका के लिए, और साथ ही पार करना होगा ये रेलवे लाइन वाला फाटक। गुरुद्वारे और रेलवे फाटक का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आप आगे निकल जाएंगे। लीजिए, हो गया है रेलवे फाटक पार, लेकिन हाईवे की चौड़ी रोड के स्थान पर अब आ गई है पतली सी ऊबड़ खाबड़ रोड। भीमबेटका का रॉक शेल्टर स्थित है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसलिए यहाँ सामने की चौकी पर हमें रुक कर लेना होगा एंट्री टिकट। तो यहाँ पे पहले हमें देने होंगे एंट्री चार्जेस, वो पे करके आगे बढ़ते हैं। हाँ जी मैडम, कितने? 100 रुपए। ऑटो से हम लोग अंदर जा रहे हैं, हम लोग 2 लोग हैं, इसलिए हमें यहाँ पे करने पड़े हैं 100 रुपीज। तो अब ऑटो में होते हैं फिर से सवार और बढ़ते हैं गुफाओं की तरफ। और वो भी ऐरी गैरी गुफाएं नहीं, बल्कि भीमबेटका की प्राचीन गुफाएं, अति प्राचीन गुफाएं। अब यहाँ से भीमबेटका की दूरी है मात्र 2 किलोमीटर। हरे भरे पेड़ों के साथ पथरीली चट्टानों को देखते देखते हम बढ़ रहे हैं आगे हमारी मंजिल भीमबेटका की तरफ, और नजारे बहुत ही शानदार हैं। लीजिए, दिख रही है सामने पार्क की हुई कार्स, यानी हम हमारी मंजिल तक पहुंच ही गए। तो अब सही जगह पर हम भी करते हैं ऑटो को पार्क और फिर शुरू करते हैं भीमबेटका दर्शन अभियान। तो अब चलते हैं सीधा भीमबेटका की गुफाओं की तरफ। देखिए, इन सब बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं आपको। और ये देखिए, तो मिलिए मेरे सहयात्री से, ये हैं सोनू भाई, और इनके ऑटो से ही मैं भोपाल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। यहाँ तक मुझे लेके आए हैं, और खास बात यह है कि खुद भी यहाँ पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है सोनू भाई यहाँ पहुंचकर? बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी और अच्छा लगेगा जब हम अंदर जाएंगे। चलें? चलिए, आ जाओ फिर। थोड़ा शर्मा रहे हैं सोनू भाई। तो ये है एंट्री गेट भीमबेटका का, यहां से हम करेंगे प्रवेश। जो नेत्रहीन लोग हैं उनके लिए यहाँ पढ़ने के लिए जो ब्रेल लिपि होती है उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी गई है, और इस तरफ है आम लोगों के लिए इंफॉर्मेशन।
यहाँ पर बताया गया है कि जो विंध्य पर्वतमाला की जो बालूकाश्म पहाड़ियां हैं, उनके अंदर ये प्राकृतिक शैलाश्रयों का समूह है जो भीमबेटका कहलाता है। यह स्थान जो है दक्षिणी पठार से 100 मीटर की ऊंचाई पर रातापानी वन्य अभयारण्य क्षेत्र के मध्य में स्थित है। यह क्षेत्र पुरातात्विक संपदाओं से समृद्ध है। यहाँ 700 शैलाश्रय हैं, जिनमें 400 शैलाश्रय संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य 5 पहाड़ियों पर स्थित है। और ये 5 पहाड़ियां हैं बिनेका, भोनरावली, भीमबेटका, लाखा ज्वार पूर्व तथा लाखा ज्वार पश्चिम। और इनके अतिरिक्त भी एक अन्य शैलाश्रय समूह है जो कि मुनि बाबा की पहाड़ी के बाह्य परिक्षेत्र में स्थित है। भीमबेटका का जो समूह 3 है, इसमें 243 शैलाश्रय है, जिनमें से 133 में शैल चित्रण है, यानी कि रॉक पेंटिंग्स हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा यह स्थान जो है भीमबेटका क्यों कहलाता है। यह शब्द बना है 2 शब्दों से मिलकर, भीम और बैठिका, जो बाद में बन गया था बेटिका। तो बैठिका का अर्थ हो गया बैठने का स्थान, और भीम जो है वो महाभारत के जो महाबली भीम है उन्हीं का नाम है। तो इस स्थान से भी जुड़ी हुई ऐसी मान्यता है कि जो अज्ञातवास का समय था उसके अंदर जो है पांडव इस क्षेत्र के अंदर आए थे, और यहाँ पर जो भीम है महाबली भीम, वो जो लोकल निवासी होते थे उनके साथ बैठा करते थे, बैठक होती थी। सामने दिखाई दे रही है इस तरफ एक गुफा, और इस तरफ भी एक गुफा है जिसका द्वार काफी बड़ा है और काफी ऊंची है। अभी आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, कितनी अद्भुत रचना है प्रकृति की। ये देख रहे हैं आप। वहां भी हम जाएंगे, पहले देखते हैं हम इस तरफ यहाँ क्या है। तो यहाँ पे है रॉक शेल्टर नंबर 1, यानी कि शैलाश्रय संख्या 1। ये देखिए आप। इस ऐतिहासिक स्थान की खोज का श्रेय जाता है विष्णु श्रीधर वाकणकर को, जो कि एक पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने इसकी खोज की थी 1957 के अंदर। लेकिन इस स्थान के बारे में सबसे पहले जो एक पेपर के अंदर जिन्होंने अपना आर्टिकल प्रस्तुत किया था वो थे ब्रिटिश काल के ही एक अधिकारी डब्ल्यू किनकैड। उन्होंने यहाँ जो भोजपुर झील थी इसके पास के जो आदिवासी थे उनसे जानकारी को एकत्रित किया था, उस पर भरोसा किया था, और इस स्थान को एक बौद्ध स्मारक के रूप में उन्होंने बताया था। लेकिन बाद में यहाँ पर जो विष्णु श्रीधर वाकणकर जी हैं वो आए थे और उन्होंने इस स्थान को खोज निकाला था 1957 के अंदर। इसके बाद में 1970 के समय के अंदर इस स्थान को महत्व प्राप्त हुआ था और दुनिया भर की नजरों के अंदर यह स्थान आ गया था। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो गुफा नंबर 1 है, रॉक शेल्टर नंबर 1 है, इसके अंदर ऐतिहासिक काल समय के जो कुछ थे औजार जो उस टाइम के मानव द्वारा प्रयुक्त होते थे वो प्राप्त हुए थे, जिसमें एक कुठार घात और एक जो कुल्हाड़ी होती है वह प्राप्त हुई थी। और साथ ही इसके अंदर कुछ प्राचीन चित्रों का अंकन भी है, तो उन्हें तलाशने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो आदि मानव है उसके जीवन की झलक को यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं ऊपरी ये जो है दीवारें, दोनों हाथी दिखाए गए हैं। उनके जो दांत है वो बहुत बड़े और नुकीले हैं, और एक हाथी के ऊपर एक मनुष्य बैठा है। इसके एक हाथ के अंदर आप देख सकते हैं अंकुश है और दूसरे हाथ में भाला है। वहां भी आप देख सकते हैं एक और चित्र, वो एग्जैक्टली क्या है समझ में नहीं आ रहा है। रॉक शेल्टर 1 के ही यहाँ राइट हैंड साइड में है रॉक शेल्टर नंबर 2, और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। और प्राकृतिक कारणों से इसके जो चित्र हैं वो धुंधले पड़ गए हैं। 46 आकृतियों की पहचान की गई है, जिनमें मानव आकृतियां भी है, जानवर और कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिनकी ठीक से पहचान नहीं हो पाई है। ये देखिए, छोटी सी है ये गुफा। चित्र कहाँ पे है उन्हें तलाशने का प्रयास करते हैं। कुछ स्पष्ट रूप से यहाँ दिख नहीं रहा है इस रॉक शेल्टर नंबर 2 के अंदर। और स्पष्ट रूप से जो आप देख सकते हैं वो एक घुड़सवार का चित्र है, जिसे दीवार के बीच में देखा जा सकता है। यहाँ उल्टे लटके हुए हैं ये श्रीमान चमगादड़ महोदय। तो चलिए अब चलते हैं रॉक शेल्टर नंबर 3 की तरफ, जो है वहां सामने। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आप, बाहर से देखिए आप, ये है सभागृह संख्या 3, यानी कि ऑडिटोरियम नंबर 3। आइए,
यहाँ ऐसे वुडन फ्लोरिंग की गई है। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे 3 चट्टानें हैं वो यहाँ पे जुड़ी हुई है, लेकिन ये नेचुरल जॉइंट है, ये मैन मेड नहीं है। अब इनको बनाने का श्रेय जाता है नर्मदा मैया को। जी हाँ, कहते हैं ना कि प्रकृति से बड़ा कोई कलाकार नहीं होता है, और इसको संरचना को दिया है आकार, वो है नर्मदा मैया। तो अब देखते हैं इस गुफा के अंदर और क्या क्या है। तो यूं तो मैंने काफी गुफाएं देखी हैं, जो मेघालय की जो मौसमाई केव्स हैं वो भी देखी थी, जो कि बरसाती पानी से बनी थी गुफाएं, लेकिन ये जो गुफाएं हैं ये नर्मदा मैया द्वारा बनाई गई हैं और यह अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है। आप देख सकते हैं इस गुफा के अंदर आने के 3 द्वार हैं। एक हो गया वो सामने, और एक है इस तरफ जहां भाई साहब बैठे हैं, और एक ये वाला है ही। आप जानते ही होंगे कि हिंदी के अंदर हम भीमकाय शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी अति विशाल आकार का जो कोई होता है, कोई चीज होती है या व्यक्ति होता है, उसके लिए हम भीमकाय का प्रयोग करते हैं। तो भीमबेटका के अंदर भी आप यहाँ देखेंगे जो गुफाएं हैं यह अति विशाल आकार की हैं, तो इस वजह से भी इन्हें भीमबेटका कहा जाता है। तो ये दोनों बातें ही हैं। यहाँ इस तरफ ऐसे ही एक गुफा सी है छोटी सी, और इस तरफ हमें देखने को मिलेगा, ये देखिए रॉक पेंटिंग्स यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप। यहाँ दिख रहे हैं आपको ये पशु बने हुए, ये जो गाय बैल की आकृतियां हैं ये देख रहे हैं। ऊपर जो है वो शायद हिरण है, और यहाँ आप देख सकते हैं हाथ का ये जो पंजा है, इस तरीके से ये आंतरिक संरचना है। ये देखिए चट्टाने जैसे एक के ऊपर एक टिकी हुई हो, उस तरीके से है ये। अब यहाँ आप देखने वाले हैं अति विशिष्ट अवनत प्याले, जिन्हें कहा जाता है कप्यूल्स। ये देखिए इन्हें कहते हैं अवनत प्याले या कप्यूल्स। ये देखिए इस तरफ भी है, यहाँ भी है। सबसे खास बात है इन कप्यूल्स को नेचर ने नहीं बनाया है, बल्कि मानव निर्मित है, और ऐसा माना जाता है कि 1 लाख वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन है ये। यहाँ पर तो ये मिले ही हैं, साथ में कुछ अन्य स्थान भी है जहां पर ये मिले थे। इनसे अधिक संख्या के अंदर प्राप्त हुए थे, एक सीधी लाइन के अंदर थे, तो उससे पता चलता है कि यह मानव निर्मित ही है। देखिए यहाँ पे टूट गया हिस्सा, और ये है रॉक शेल्टर 3 का पिछला भाग जो आप देख रहे हैं। और बच्चे यहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चोट लग सकती है। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चों को संभाले। तो चलिए चलते हैं इस हरे भरे रास्ते पर आगे। इस क्षेत्र के अंदर 600 से अधिक शैलाश्रय यानी कि जो रॉक शेल्टर्स हैं वो हैं, और जिनमें से 275 जो हैं उनके अंदर ये जो चित्र हैं ये प्राप्त हुए थे। और हर जगह हमारी जाने की एंट्री नहीं है। लगभग जो यहाँ पे 15 गुफाएं हैं वहां पर हमारे जैसे पर्यटक जा सकते हैं, देख सकते हैं, और बाकी के स्थानों को आम जनता से बचा के रखा गया है, ताकि ये जो प्राचीन चित्रकारी है, अति प्राचीन चित्रकारी, इसे बचा के रखा जा सके, आने वाली पीढ़ी भी इसे देख सके, इसका संरक्षण हो सके। यहाँ पे इस पॉइंट पर हमें 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, और पता चला है कि आप किसी भी दिशा से जाइए, आप दूसरे रास्ते से आ जाएंगे। तो हम इस तरफ से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं और फिर इस तरफ से हम आ जाएंगे। चलिए चलिए, ये देखिए इस तरफ मिलेगा हमें जंतु शैलाश्रय यानी कि जू रॉक शेल्टर नंबर 4। इस रॉक शेल्टर के अंदर बहुत सारे जानवरों के चित्र बने होने के कारण इसे जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। अब इसका अवलोकन करते हैं। तो ये जो अर्धवृत्ताकार शैलाश्रय है, इसकी ऊंचाई जो है 3.4 मीटर है, और ये आगे की तरफ का क्षेत्र जो है 14 मीटर का है। इस गुफा का नामकरण जो किया था वो डॉक्टर वाकणकर द्वारा किया गया था, जू रॉक यानी कि चिड़ियाघर, क्योंकि इसमें आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे जानवरों के चित्र। ये देखिए पूरा जमावड़ा है। वहां से अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं तो मैं क्लोजर व्यू भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप यूं देखिए, सफेद रंगों का प्रयोग करके यहाँ पे इन चित्रों को बनाया गया था जानवरों के। अब आपको दिखाता हूँ क्लोजर व्यू। दिखाई दे रहे हैं आपको सफेद रंगों से बने हुए जानवर, जिनकी वजह से ये कहलाता है भीमबेटका का चिड़ियाघर। और ये जो चिड़ियाघर है, इस चिड़ियाघर के अंदर खास बात क्या है कि यहाँ आप खेती करते हुए भी देख सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ पे खेती कर रहे हैं उस समय के मनुष्य, और शिकार करते हुए भी दृश्य यहाँ पर हैं, और साथ ही और जो पशु हैं वो भी हैं। तो इससे पता चलता है कि उस काल का जो मनुष्य है वह खेती करना सीख चुका था, और पशुपालन भी अच्छे तरीके से किया जाता था, क्योंकि वो जान चुके थे कि पशुओं की क्या उपयोगिता है। और इस तरफ है अब थोड़ी सी ढलान, तो सावधानी रखनी होगी श्रीमान,
शैलाश्रय संख्या 5। यहाँ लिखा हुआ है कि शैलाश्रय के 2 प्रकोष्ठ हैं जो कि एक के ऊपर एक हैं। दोनों ही प्रकोष्ठों में चित्र विद्यमान है सफेद तथा लाल गेरुए रंग के घोल से निर्मित। ये देखिए इस तरीके से ये जो रॉक शेल्टर नंबर 5 है इसके 2 प्रकोष्ठ हैं। एक नीचे वाला हो गया, अब आप ऊपर वाला देख रहे हैं। और वहां पर भी कुछ चित्रों का चित्रण किया गया था जो अब धूमिल हो चुके हैं और वहां तक हमारे लिए पहुंचना संभव नहीं है फिलहाल। तो यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है खास। पेड़ पर चढ़े हुए वानर राज यानी कि लंगूर, ये देख सकते हैं आप। वैसे तो ये मिट चुके हैं लेकिन इस तरफ से उनका ये मुंह हो गया और ये हो गई उनकी पूंछ और ये ऐसे चढ़े हुए हैं पेड़ के ऊपर और ये सफेद रंग से बने हुए हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं जो गेरुआ रंग जो होता है, खड़िया मिट्टी जो होती है, पेड़ की कलम से इसका निर्माण किया गया है। पूरा पाषाण काल से लेके जो मध्य युगीन जो है वो चित्र यहाँ पर अलग अलग गुफाओं के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। व्यू पॉइंट जो है वो 60 मीटर आगे है। तो चलिए देखते हैं वहां पर क्या नजारा देखने को मिलता है, क्या छुपा रखा है भीमबेटका की इन गुफाओं ने हमारे लिए 60 मीटर आगे। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है ऐसे स्थान कोई महत्व नहीं रखते हो, उन्हें बेकार लगते हो, लेकिन मेरे जैसा जो जीव है, घुमक्कड़ जीव, प्रकृति प्रेमी, वो यहाँ आकर पूरे तरीके से खुश है। जी हाँ, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पेड़ों की छैया में मस्त वाली फीलिंग आ रही है इन चट्टानों को देखते हुए और खास तौर पर उनमें बने हुए जो रॉक पेंटिंग्स, इनको देखकर। सामने है व्यू पॉइंट और हम भी देखते हैं वहां पे कैसा नजारा दिखता है। इन चट्टानों के बीच में से जाना होगा और थोड़ा चिकनी सतह है इसकी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा खास तौर पे उतरते वक्त। और यहां से ऊंचाई से दिखता है कुछ ऐसा नजारा। तो लीजिए पहुंच गए हैं हम भीमबेटका का ये जो व्यू पॉइंट है, स्पेशल प्लेस है, विशिष्ट स्थान। और यहां से दिखाता हूं मैं आपको एक कछुआ रूपी चट्टान। जी हाँ, यहाँ पर एक ऐसी चट्टान है जिसकी आकृति कछुए जैसी है और कहा जाता है एक दूसरी चट्टान जो मेंढक जैसी है। तो कितनी लगती है आपको, इसका फैसला तो आप खुद कीजिएगा। मेरा काम है आपको ये नजारे दिखाना। वो जो चट्टान देख रहे हैं उसकी आकृति आप देख सकते हैं कछुए जैसी ही है। क्लोजर व्यू देखिए आप, ये देखिए, इसे ही कहा जाता है कछुआ चट्टान। और इसके पीछे की तरफ देख सकते हैं आप विशाल मैदान। यहां से देखते हैं तो हमें समझ में आता है। तो ये हो गया मेंढक का मुंह एक तरीके से, ये उसका पिछला हिस्सा हो गया, ये देखिए। तो इस तरीके से ये कहलाती है फ्रॉग रॉक यानी कि मेंढक चट्टान। मन तो करता है यहाँ वहां कहीं चले जाएं, लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहिए क्योंकि एक छोटी सी गलती है ना, वो बहुत भारी पड़ती है। क्यों सोनू भाई, सही बोला ना? सच बात है, सच बात है। पंगा नहीं लेने का, आराम से एंजॉय करने का, चिल करने का। कैसा फील हो रहा है यहाँ ऊपर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ देखो, भोपाल में रहते हुए इतने टाइम तक यहाँ नहीं आए थे, हैं? पास में आके आजू बाजू चले गए। आगे चले गए। अब वापस आओगे यहाँ पे? आएंगे ओके। के टाइम पे आएंगे। ये जो आगे रास्ता है ये हमें बाकी के रॉक शेल्टर्स की तरफ लेके जाता है। तो इस व्यू पॉइंट को देखने के बाद में अब हमारी मंजिल है रॉक शेल्टर नंबर 8 और उसके लिए हमें जाना होगा लेफ्ट हैंड साइड में। और ये जो रॉक शेल्टर नंबर 8 है ये है यहाँ से 45 मीटर आगे। इस ढलान पे जाना होगा हमें, ये देखिए आप। और दोनों तरफ हैं ऐसी ये चट्टानें जिनके बीच में बना हुआ है ये रास्ता। और ये गुर्जन का पेड़ है। ये गुर्जन से याद आ गए हैं मुझे गुरुजन, यानी कि जो मेरे प्रिय टीचर्स होते थे। तो सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व निर्माण में दिया है अहम योगदान। सोनू भाई भी फुल मजा ले रहे हैं। इस तरफ आ चुकी है रॉक शेल्टर नंबर 8, ये देखिए। अब हम जाने वाले हैं रॉक शेल्टर नंबर 8 के अंदर। और अब आप देखिए इसका ये जो दरवाजा नेचुरली बना हुआ है कितना प्यारा सा है। झुक के जाना होगा, विनम्र हो गए। मुन्ना भाई में बोला था ना संजू बाबा ने, अरे विनम्र होने का, तो मैं विनम्र हो गया हूँ। आइए, बहुत ही सावधानी से आइए। तो ये है जो छोटा सा द्वार, इससे हम अंदर आए। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो नेचुरल खिड़की बनी हुई है रॉक शेल्टर के अंदर। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बीच का स्थान है ये है बिल्कुल खुला हुआ, वाइड ओपन। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं जैसे कि इस रॉक शेल्टर की जो पहली मंजिल आप कह सकते हैं, और ये है निचली मंजिल। और इसमें भी वहां से रोशनी आ रही है, तो वहां भी ये हिस्सा खुला हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं रॉक शेल्टर नंबर 8 को। लेकिन इसकी छत जो है वो काफी नीची है, तो हमें झुककर ही जाना होगा। ये देखिए
वहाँ रोशनी के लिए थोड़ी व्यवस्था है उस तरफ। और चित्र कहाँ है जो हमारी पहली अभिलाषा है देखने की, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पहले मानव बस्ती रहा करती थी। तो भीमबेटका आने पर मुझे मिला है एक बढ़िया सा सरप्राइज। मेरे YouTube परिवार के सदस्य से हो गई है मेरी यहाँ पे मुलाकात, तो मिलवाता हूँ आपको भी उनसे। सबसे पहले बताइए आप अपना नाम। मेरा नाम कौशिक है। तो कौशिक जी, ये बताइए भीमबेटका आकर कैसा फील हो रहा है? बहुत ही बढ़िया। जो एक्सपेक्टेशन था एक उससे काफी मतलब अलग ही लग रहा है। मुझे मालूम नहीं था कि इतना फैला हुआ है। मुझे लगा 1-2 गुफा होंगे यहाँ पे। वैसे हम जो देख रहे हैं पोर्शन ये काफी छोटा है। जो 15 जो आपको बड़ा लग रहा है, ये सोचिए यहाँ पे मोर देन 275 जो है रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं जिनमें पेंटिंग्स हैं, और होने में जो टोटल है उनकी नंबर मोर देन 600 है। अच्छा, तो वो हमारे लिए ओपन नहीं है। हम तो देख रहे हैं, बहुत थोड़ा सा देख रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा। ओके ओके ओके। और बाकी आपको मेरा ब्लॉग कौन सा पसंद आया था जो आपको मुझे अच्छा जैसलमेर वाला आपका काफी अच्छा लगा। आप जो आपके कजिन सिस्टर। हाँ जी, हाँ जी। वो वाला, राइट। तो यहाँ आप अकेले आए हैं या साथ में? मेरी फैमिली है साथ में। ओके, तो परिवार से मुलाकात करते हैं। ये मेरे फादर इन लॉ है। हेलो सर, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। अंकल आपका नाम? मेरा नाम शंकर रॉय। तो अंकल आप यहाँ पहले आ चुके हैं और हाँ, इट्स योर फर्स्ट विजिट? अराउंड 6 years बैक मैं एक बार आया था। कम ऊंचाई वाला हमने रॉक शेल्टर देख लिया है। अब आपको दिखाता हूँ 2 प्रकोष्ठ वाला ये रॉक शेल्टर, जिसका निचला हिस्सा आप देख रहे हैं। वहाँ वैसा बैठे हैं जो ध्यान रख रहे हैं यहाँ पर। और जब हम इसके ऊपर की तरफ दृष्टि डालते हैं उस प्रकोष्ठ में, तो वहां पर आप देख सकते हैं लाल जो गेरुआ रंग है उससे निर्मित कुछ सैनिक जो हैं जिन्होंने कवच भी धारण कर रखा है और हाथों में है जिनके हथियार। क्लोजर व्यू आपको दिखाता हूं। ये देखिए, आप अब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इन चित्रों को। और वहां तक जाने की हमारे लिए कोई व्यवस्था है नहीं। उस टाइम का जो मानव होता था वो डुप्लेक्स का मजा यहीं पर लिया करता था। और कहते हैं ना कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उन्होंने पेंटिंग करके उसे सजा रखा है। और नीचे वाले जो एरियाज है ये भी आपने देखे। अभी जो मैंने आपको गुफा दिखाई थी जिसके अंदर दोनों तरफ संकरे संकरे रास्तों से रोशनी की पूरी व्यवस्था थी। कैसा लगा ये उस टाइम के आदि मानव का डुप्लेक्स? बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर रहते थे, कैसे चढ़ते थे? बताइए। चढ़ जाओगे ऊपर? अपन तो नहीं चढ़ पाएंगे। अब इन 2 चट्टानों के बीच में से इस ढलान से आगे जाना होगा। रॉक शेल्टर नंबर 9 का रास्ता ये देखिए, ऐसे जाना पड़ रहा है। आ जाओ सोनू भाई, ध्यान से आना। हाँ। ये देखिए, एक अलग ही फील है यहाँ। वहां से हम आए ऐसे अंदर, और यहाँ की जो गुफाएं हैं वो कुछ ऐसी है। उस तरफ वहां आप देख सकते हैं ऊपरी लेवल में भी एक ऐसे छोटा सा कक्ष बना हुआ है। यहाँ पर गेरुए और सफेद के अलावा हरे और पीले रंगों का प्रयोग भी किया गया है। आप वहां कुछ चित्रों के अंदर देख सकते हैं पीले और हरे रंग के अंदर बनी हुई कुछ आकृतियां हैं जो अस्पष्ट हैं, लेकिन रंगों का प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दीवारों पर। इस तरफ देखने पर आपको एक घोड़े पर सवार एक आदमी भी दिखेगा जिसके हाथ में ये त्रिशूल टाइप में कुछ है, या भाला कह सकते हैं आप। और एक और हथियार है, और ये घोड़े की आकृति एकदम स्पष्ट है। ये एक फूलों का जो गुलदस्ता है आप ये देख सकते हैं, वो दिखाई देगा आपको पीले रंगों के प्रयोग से। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये हाथी राजा। क्लोजर व्यू दिखाता हूं आपको। ये देखिए क्लोजर व्यू हाथी, यहाँ पे घोड़ा, और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे वो घोड़े पे सवार मनुष्य हथियारों के साथ। और फिर ये गुलदस्ता सफेद पीले रंगों से निर्मित। इस तरफ भी ये डॉट डॉट से हैं, ये शायद फूलों का गुलदस्ता ही है। और यहाँ हम जब देखते हैं तो इस सफेद रंग की पट्टी के ऊपर पीले और हरे रंग के हमें कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं, पीले हरे रंग की आकृतियां। कुछ लोग सोचेंगे, बोलेंगे कि हाँ इससे अच्छे चित्र तो हमारे बच्चे भी बना लेते हैं। जनाब आपके बच्चे तो आज बना लेते हैं, लेकिन ये जो चित्र हैं ये कितने वर्षों पुराने हैं, हजारों वर्ष पुराने हैं। और कहा जाता है लगभग 30,000 वर्ष पुराने चित्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इतने पुराने चित्रों का आप महत्व समझ सकते हैं। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जो मिट्टी होती थी या खनिज पदार्थ होते थे उनसे रंगों को प्राप्त किया जाता था, और वेजिटेबल कलर्स का प्रयोग किया जाता था। और खास बात यह है कि इतने टाइम तक ये टिके रहे तो तेल का प्रयोग किया जाता था। तो तेल के प्रयोग के लिए जानवरों की चर्बी होती थी, या तो उसका प्रयोग होता था, या जो पेड़ों के बीज होते हैं उनसे तेल निकालकर और उस रंग में मिलाकर उसका प्रयोग किया जाता था। और आज जैसे ब्रशेस तो होती नहीं थी, जो पेड़ की जो कलम होती है डंडी, उससे इन चित्रकारी को कहते हैं ना अंजाम दिया जाता था। रॉक शेल्टर नंबर 10 है यहाँ। और यहाँ देखिए आप पहले ही लिखा हुआ है, इस शैलाश्रय के अधिकांश चित्रों की पहचान करना कठिन है।
दीवार के बाईं तरफ एक पक्षी है जो कि मोर है, जो काफी स्पष्ट है, और एक तलवारधारी, एक हिरण तथा 8 ढोल बजाते व नाचते व्यक्तियों का चित्रण भी किया गया है। तो देखते हैं हम इनमें से कितने ढूंढ पाते हैं। इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट फॉर अस। लोगों से इन चित्रों को बचाया जा सके, इसके लिए ऐसे सीमा का निर्धारण किया गया है ताकि जो खुराफाती तत्व होते हैं वो थोड़ा दूर रहें। यहाँ पे हो रही है उस टाइम की पार्टी। यहाँ पे 8 ढोल बजाए जा रहे हैं और नाच गाना हो रहा है। देख रहे हैं आप, स्पष्ट नहीं है ये पेड़ है क्या है, नाचता मोर है ये उस समय का। यहाँ भी एक ऊपरी हिस्सा है इसका, इसकी छत जो है वो काली हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ भी रॉक जॉइंट है। आपके मन में भी सवाल कौंधा होगा कि आखिर इन चित्रों को बनाया क्यों गया था। वैसे स्पष्ट रूप से न तो कोई पुरातत्ववेता इस बात का जवाब दे सकता है, सबके अपने अपने अंदाजे हैं। कुछ लोगों ने इन चित्रों को जोड़ा है जादू टोने से, कि जिस तरीके से प्राचीन समय के अंदर जो जादू टोना प्रचलित होता था उसके हिसाब से इनको बनाया गया है। और कुछ लोग मानते हैं कि उस समय का जो जनजीवन है वो आने वाली पीढ़ियां देख सके, उसको दर्शाने के लिए ऐसे चित्रों को बनाया गया है ताकि वो जान सकें कि उनके पूर्वजों का जो जनजीवन है वो कैसा होता था। और वैसे हम मनुष्य हैं, हमारी हमेशा से इच्छा होती है कि हमारी जो नेचर है वो एक कलाकार की भी होती है। हर आदमी के अंदर एक कलाकार छुपा होता ही है। बचपन में सब ड्राइंग बनाते ही हैं, बाद में भूलते जाते हैं। तो वैसे ही उस समय में भी जो कलाकार रहे होंगे, जो नेचर को ऑब्जर्व करते थे और एब्जॉर्ब कर लेते थे और बाद में इस तरीके से यहां चट्टानों पर उकेर देते थे, तो हो सकता है ये उसलिए बनाए गए हों। और कुछ जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि इन चित्रों को बनाया गया था कम्युनिकेट करने के लिए, कि भाषा का जो आविष्कार होने से पहले जो आपस में बातचीत हो सके, समझाने के लिए इन चित्रों को बनाया गया था। तो हो सकता है शायद ये जो पार्टी वाला चित्र बनाया गया था इसलिए था कि जब किसी का पार्टी का मूड होता था तो वो दूसरे वाले को बुला के, अरे भाई, ऐसे ही इशारे से बुलाया और वैसे शो करके बताता पार्टी करें। ये हो सकता है। या फिर शिकार पे जाना होता था तो शिकार वाला जो चित्र है वो दिखा दिया करता था, और कौन सा जानवर मारना है तो वो हिरन या जो भी है वो वैसे दिखा दिया करते थे। ये मेरा अंदाजा है। चलिए अब रॉक शेल्टर नंबर 10 से चलते हैं आगे की तरफ। अब इस तरफ है रॉक शेल्टर नंबर 11, जो है अगला लक्ष्य हमारा। और ये देखिए, इस चट्टान की जो संरचना है वो कुछ इस तरीके की है। इस शैलाश्रय में ऐतिहासिक काल से संबंधित चित्र हैं। चित्र मुख्यतः सफेद रंग के हैं। कुछ चित्रों में लाल रंग की बाह्य रेखा यानी कि आउटर लाइन जो होती है वो भी दी गई है। घुड़सवारों और पैदल सैनिकों के समूह में कई जगह देखे जा सकते हैं। इस तरफ कुछ है, ये देखिए, देख सकते हैं आप शिकार पे जाते हुए। ये गदा जैसा है और भाले जैसा है कुछ हाथ के अंदर। ये देखिए, यलगार, युद्ध, आक्रमण। ये देखिए, है ना लाजवाब। और पहले हमें देखना है इस तरफ क्या है, क्योंकि लिखा हुआ अनेक समूह में देखे जा सकते हैं तो अलग अलग जगह है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं हम सामने। यहाँ पर जो चित्र हैं जैसा कि वहां लिखा हुआ था वैसे ही सफेद रंगों से इनको बनाया गया है, और कुछ एक को जो रेड कलर है, लाल रंग है, उससे आउटलाइन भी दी गई है। तो आप देख सकते हैं। इस तरफ से हम आगे आते हैं तो ये रॉक से घिरा हुआ एरिया है और ये रास्ता हमें आगे ले जाता है, लेकिन अभी वहां नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जाना है अभी रॉक शेल्टर नंबर 12 की तरफ। और ये देख सकते हैं आप। चलिए पहले चलते हैं रॉक शेल्टर नंबर 12 की तरफ। आ जाओ। रॉक शेल्टर नंबर 11 के बाद में अब आते हैं हम 12 की तरफ। ये देखिए, अच्छी खासी ढलान है ये, और अंदाजा लगा सकते हैं आप कैसे आदि मानव की बस्तियां यहाँ पर बसी हुई थी। और न सिर्फ इस क्षेत्र के अंदर बल्कि आगे कई किलोमीटर तक वो फैली हुई थी, दूर दूर तक। काल, प्रागैतिहासिक काल, मध्ययुगीन, सभी काल की जो हैं यहाँ पर चीजें मिली हैं, ये चित्र मिले हैं। आ ही गए हम रॉक शेल्टर नंबर 12 तक। आपका नाम क्या है? अमाया। अमाया, तो आपको यहाँ आने पर कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ऐसे ये रॉक्स शेल्टर्स को इनको देखकर? हाँ। मजा आया? सच्ची मुच्ची? ये पेंटिंग्स देखी आपने यहाँ पे? आप भी बनाते हो ऐसी? अभी नहीं। बेटा आपका नाम? मेरा नाम अमय सुंबिया। अमय, आप भी पेंटिंग करते हो? नहीं, इधर
इधर देखिए आपने, हाँ। यहाँ पे नहीं करनी है पेंटिंग, नहीं तो वो गार्ड अंकल आपकी मेरी दोनों की पिटाई कर देंगे। घर पे करना है स्केच बुक के अंदर, ठीक है? ओके। तो यहाँ ये जो रॉक शेल्टर नंबर 12 है, इसके अंदर अनेक जानवरों का चित्रण किया गया है। विशेष रूप से आप एक जो बड़ी सींग वाला जो भैंसे हैं उनका चित्र देखेंगे और दाईं ओर दौड़ते हुए नील गायों को देखेंगे। 4 भागते हुए चीतलों का बहुत ही दिलचस्प चित्रण किया गया है, और जैसे कि वो एक ऊंची चट्टान से नीचे कूद रहे हों। और ये जो चित्रकार थे महोदय, इन्होंने ये जो चट्टाने हैं उनको बैकग्राउंड के रूप में प्रयोग में लिया है ताकि ये जो चित्र हैं ये और ज्यादा वास्तविक लग सके। तो ये चित्रकार महोदय की खास बात है जो हम यहाँ देखेंगे। लाल रंग से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये बने हुए चित्र हैं। जो 4 चीतल बताए गए थे वो भी हैं इस तरफ। उसके लिए हमें यहाँ जाना होगा, खोपचे में बोले तो साइड में, और आ गए हम इस तरफ। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसने इस स्थान के महत्व को देखते हुए सन 1990 के अंदर यानी कि 1990 के अंदर इस स्थान को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया था। इसके बाद में 2003 के अंदर यूनेस्को ने इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया था ताकि इस स्थान का महत्व पूरी दुनिया जान सके और इसका भली भांति संरक्षण किया जा सके। तो उसके बाद में यहाँ पर काफी सुविधाओं का विकास हुआ है। वैसे बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप आएंगे बच्चों को लेके तो डेफिनेटली उनके ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, और खास तौर पे मैं कहूंगा सर्दियों का जो मौसम है वो यहाँ आने के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। वैसे सर्दियों में आप कहीं भी घूमिए आपको गर्मी नहीं लगती है तो अच्छा ही लगता है। गर्मियों के मौसम के अंदर आने का एक जो कहते हैं नुकसान वो ये है कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि यह स्थान है ही चट्टानों से घिरा हुआ, और जो पत्थर है, जो पहाड़ी पत्थर है, यह गर्मी में तपता है तो आपको और ज्यादा गर्मी का एहसास होता है। तो अगर लेना है शीतलता का एहसास तो आइए आप सर्दियों में, क्योंकि वही मौसम होता है खास, और या फिर आ सकते हैं आप बारिश के मौसम में हल्की हल्की फुहारों का मजा लेते हुए अपने परिवार के साथ, अपने मित्रजनों के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ या अपनी श्रीमती के साथ। ठीक है? मेरा नाम शरद कुरापा है। तो अंकल आप यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं? जी हाँ, पहले भी आए हैं, अभी भी आज बच्चों के साथ आया हुआ हूँ। तो मैंने दोनों पेंटिंग देखी तो फर्क ये महसूस होता है कि 20-25 साल पहले इतने स्पष्ट चित्र थे जैसे कि सफ़ेद रंग से उनको पेंट किया गया हो तत्काल। अभी देखने से ऐसा लगता है कि वो काफ़ी फेंट हो गए हैं, धूमिल हो गए हैं, जिनको देखने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता। कुछ तो ऐसी वनस्पतियाँ मिलती हैं जिनकी जड़ों और उससे कलर किए जा सकते हैं। हाँ जी, नेचुरल कलर्स जो हैं, हाँ, जो कुछ जगह पर पीले और जो हरे रंगों का प्रयोग हमें देखने को मिला था जी, वो स्थानीय वनस्पतियों का उपयोग करके बनाए गए हैं। अंकल ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उससे पता चला मुझे कि पहले ये कितनी ज्यादा क्लियर थी। काश उस टाइम मेरा आना यहाँ हुआ होता, लेकिन उस टाइम पे मैं यहाँ के बारे में जानता नहीं था। यहाँ की गुफाओं के बारे में मुझे पता चला था 5-6 साल पहले करीबन, जब मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था तब। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा आप सबसे भी कि थोड़ी सी पढ़ने की आदत आप रखिए, कुछ भी आप पढ़ा कीजिए ताकि ज्ञान में वृद्धि होती रहे और आपको ऐसे अनोखे स्थानों के बारे में भी पता चलता रहे। तो ये है रॉक शेल्टर नंबर 13, और अब इसके भित्ति चित्रों को देखने का लक्ष्य है मेरा, और उसके लिए हमें जाना होगा उस तरफ कॉर्नर में। वराह यानी कि जो सूअर की जो आकृतियां हैं वो बनी हुई हैं, और कुछ मनुष्य भी हैं इनके साथ में, तो इस शिकार का चित्रण है उनके। चलते हैं रॉक शेल्टर नंबर 14 की तरफ, और आ पहुंचे हम रॉक शेल्टर नंबर 14 तक। और ये है कुछ ऐसी, और ये जो है रॉक शेल्टर नंबर 14, ये है लगभग 6 मीटर ऊंची है। एक मरे हुए सूअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य यहाँ पे चित्रित किया हुआ है, जिसे हमें तलाशना होगा। 11 आदमियों का एक जो दल है वो शिकार कर रहा है। उन्होंने अपने हाथ में धनुष तथा बाण पकड़े हुए हैं। सिंदूरी रंग से इस दृश्य में 2 हाथी सवार भी हैं, एक अधूरे जानवर की छवि भी है, तथा सफेद रंग में 3 भैंसों का चित्र भी हम देख सकते हैं। कहाँ है? जी हाँ, एक तो हमें दिख गया है वहां ऊपर। ये देखिए, देख रहे हैं आप, बना हुआ है एक सूअर, और एक आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए, एक यहां पर जानवर बना हुआ है। तो लीजिए, आप पहुंचे हैं हम रॉक शेल्टर नंबर 15 तक, जो है यहाँ की आखिरी गुफा। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, लेकिन वो हमारे लिए ओपन नहीं है। जो हमारे जैसे पर्यटक हैं, भारतीय हों चाहे विदेशी, उनके लिए मात्र ये 15 गुफाएं जो हैं यही खुली हुई हैं। तो इनका भ्रमण हमने कर लिया है, और ये जो
रॉक शेल्टर नंबर 15 है, यह यहाँ का सबसे मेन जो कहा जाता है ना अट्रैक्शन है। सबसे बड़े जो चित्र हैं वो यहीं पर बने हुए हैं, लेकिन काफी ऊंचाई पर है, तो वो उतने स्पष्ट आज नहीं है जैसे कि पहले हुआ करते थे, लेकिन जितनी झलक आपको दिखा सकता हूं वो तो दिखा ही देता हूं। और आपसे भी यही है कहना कि इससे पहले वो मिट जाएं, आकर इनके कहते हैं ना कि गवाह बन जाइए, अपनी आंखों से देख लीजिए, अपने बच्चों को दिखा दीजिए। अगर आपके बच्चे हैं तो, खुद बच्चे हैं तो मम्मी पापा से जिद करके यहाँ पे आ जाइए। तो ये देखिए यहाँ काफी ऊंचाई पर बने हुए हैं ये। तो ये है रॉक शेल्टर नंबर 15 का जो रॉक पेंटिंग वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये जो सुअर हैं ये इतने बड़े बड़े, और यहाँ आप देख सकते हैं जो शिकार करते हुए जो 10-11 आदमियों का समूह है वो लेके जा रहा है मरे हुए सूअरों को। कुछ अधूरा चित्र भी है एक जो जानवर का पूरा नहीं किया गया है जिसे, और काफी ऊंचाई पर होने पर ये उतने ज्यादा क्लियरली हम नहीं देख सकते हैं। कितनी ऊंचाई तक है ये रॉक शेल्टर आप देख सकते हैं, इस तरीके से ओपन है। और हो सकता है यहाँ पर पहले मिट्टी जमी हुई हो जो बारिश के पानी ने जिसे हटा दिया हो, तभी वहां पर ऐसे चित्रों का निर्माण संभव है, क्योंकि वहां पर बिना किसी प्लेटफॉर्म के आप सोच सकते हैं कि ऐसे चित्र बनाना संभव नहीं है। तो पहले कालांतर में कुछ रहा होगा यहाँ पे जो आज नहीं है, तो चित्रकार महोदय ने वहां पर इतने विशाल ये जो चित्र हैं ये बना दिए थे यहाँ। इस तरीके से मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं मध्य प्रदेश की भीमबेटका की इन गुफाओं के, जो है विश्व प्रसिद्ध स्थान, यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट है यह, साथ ही राष्ट्रीय महत्व का भी स्थान है। और इसका कितना ऐतिहासिक महत्व है ये सब आप देखकर समझ ही चुके होंगे। तो अगर आपने नहीं देखा ये स्थान तो जल्दी से वक्त निकालिए। और वैसे अभी फिलहाल जो है सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आना होगा आपको इसके लिए भोपाल। वैसे तो यहाँ पे जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है होशंगाबाद, लेकिन वहां पर आपको उतनी कनेक्टिविटी ना मिले, तो इसलिए मेरा सजेशन है आप आइए भोपाल। भोपाल से इस स्थान की दूरी है 45 किलोमीटर दूर। जैसे कि मैं सोनू भाई के साथ में यहाँ ऑटो के अंदर आया हूँ, मुझे लाए भी हैं और वापस भोपाल भी लेके जाएंगे, तो इसके लिए मैं इन्हें पे कर रहा हूँ 2000 रुपीज। तो एक सही अमाउंट है। अगर आप ऐसे ऑटो से आना चाहें तो ऑटो से आ सकते हैं, टैक्सी से आना चाहें तो वैसे आ सकते हैं, और आपका खुद का कोई साधन है तो आप उससे भी आ सकते हैं। अगर ये व्लॉग देखकर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, आपको अच्छा लगा है, आपको खुशी मिली है, तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि भाई साहब ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दीजिए, और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को और चुन लीजिए ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।